स्टूडेंट्स 20th सेंचुरी के मिडल में जो आर्ट मूवमेंट्स का जो नंबर है उसमें एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें नज़र आती है। बहुत डाइवर्स किस्म की आर्ट मूवमेंट्स शुरू होती हैं। 1940s में जिस वक्त टेलीविज़न जो है वो मंजर आम पे आया तो उसकी वजह से हमें नज़र आता है कि पॉप आर्ट की मूवमेंट शुरू होती है, क्योंकि उस वक्त मैस प्रोडक्शन और स्पेशली जो टीवी पे प्रोग्राम्स होते थे उसमें जिस तरह की एडवर्टिजमेंट्स होती थी, तो आर्टिस्ट ने उन एडवर्टिजमेंट्स को यूज़ करते हुए जो ऑर्डिनरी एवरीडे इमेजेस थे उस कल्चर के, उनको रिप्रेजेंट किया। उन्होंने जो सोफिस्टिकेशन थी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस की उस वक्त आर्ट की, उसको उससे ब्रेक अवे किया और बिल्कुल आम फहम आर्ट को क्रिएट करना शुरू किया। इसी टाइम पीरियड में हमें ऑप्टिक आर्ट की भी एक नई डेवलपमेंट नज़र आती है, क्योंकि जो ऑप्टिक्स थी उसमें बहुत डेवलपमेंट हुई, जिसकी वजह से आर्टिस्ट ने इल्यूजन्स को क्रिएट करना शुरू किया। ये जो टाइम पीरियड है 1970 तक का, वहाँ पे आके एक और मेजर मूवमेंट एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म की शुरू होती है, जिसमें दो मेजर ग्रुपिंग्स थी। एक को तो हम एक्शन पेंटिंग कहते हैं, जिसमें आर्टिस्ट जो थे वो कैनवस पे कलर्स को ड्रिप करके एक मोशन को सजेस्ट करते थे और उसमें ज़्यादातर उसका मीनिंग, उसका कॉन्सेप्ट और उसकी कम्युनिकेशन को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। और दूसरा ग्रुप इसमें कलर फील्ड पेंटिंग का था, जिसमें कलर के एम्फेसिस को यूज़ करते हुए मीनिंग क्रिएट किया जाता था। इसमें कुछ पेंटिंग्स हैं, जिस तरह से मार्क रोथको की आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिसमें डिफरेंट कलर बैंड्स को यूज़ करते हुए एक मीनिंग सजेस्ट किया जाता है। फिर बर्नेट न्यूमन का काम है, जिसमें एक बहुत बड़े स्केल पे कलर को, एक सिंपल कलर को इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया जाता था, एक्सप्रेस किया जाता था कि जो व्यूअर है वो उसकी डेप्थ को एक्सपीरियंस कर सके, उस कलर फील्ड को एक्सपीरियंस कर सके और फिर उसको एक सेमी रिलीजियस एक्सपीरियंस की तरह से ट्रीट किया जाता था। तो इसमें जो कलर की एक्सपीरियंस था उसको इम्पोर्टेंस दी जाती थी और कैनवस का साइज़ इतना बड़ा रखा जाता था कि जो व्यूअर है वो पूरी तरह इमर्स हो जाए उस कलर के अंदर। यही वो टाइम है जिस वक्त कॉन्सेप्चुअल आर्ट की भी हमें एग्जांपल्स मिलना शुरू होती हैं। कॉन्सेप्चुअल आर्ट का बेसिक प्रेमिस ये था कि एक पेंटिंग के अंदर या किसी भी आर्ट वर्क के अंदर जो आइडिया है वो सेंट्रल इंपॉर्टेंस रखता है और उस आइडिया की कम्युनिकेशन ज़रूरी है। उसके लिए आप कोई भी मीन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें लेटर ऑन हमें जंक आर्ट की डेवलपमेंट नज़र आती है, फाउंड ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं, हैपनिंग और प्रोसेस आर्ट की एग्जांपल्स मिलती हैं, जिसमें जो फॉर्म है उसको सेकेंडरी समझा जाता था और जो कम्युनिकेशन, मीनिंग, आइडिया, ये प्राइमरी हैसियत इनको हासिल हो चुकी थी। तो जंक आर्ट में ये एग्जांपल्स आप देखिए, जिस तरह से ये कंप्यूटर एक्सेसरीज़ को यूज़ करते हुए एक टेबल की प्रोडक्ट आपके सामने है, जिसमें आप देख रहे हैं कि सर्किट बोर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए एक टेबल को क्रिएट किया गया है। अब सर्किट बोर्ड्स उस वक्त जिस कल्चर में कंप्यूटर जिस वक्त पॉपुलराइज हो रहा था, तो ये इस तरह के जो इमेजेस थे वो इमीडिएट अटेंशन ऑडियंस की अट्रैक्ट करते थे, तो इसलिए इस तरह के फाउंड ऑब्जेक्ट्स पर बेस्ड बहुत सारा आर्ट हमें नज़र आता है। इसी वक्त में प्रोसेस आर्ट की भी हमें एक शक्ल नज़र आती है, जिसके अंदर जो मेन थीम है वो ये है कि आर्ट को एज प्रोडक्ट नहीं देखा जाता, बल्कि उसके व्यूअर के एक्सपीरियंस का जो जर्नी है उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। अब आप ये एग्जांपल देखें तो यहाँ पे इस इंस्टॉलेशन आर्ट में एक व्यूअर जो है वो इस लाइब्रेंथ में से गुजरता है और ड्यूरिंग दैट उसको वो पूरा एक्सपीरियंस करता है। एक विजुअल एक्सपीरियंस भी होता है और एक फिजिकल प्लेस का एक्सपीरियंस भी इसमें शामिल है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो एक्सपीरियंस व्यूअर गैदर करता है उसको प्रोसेस आर्ट का एसेंस कहा जाता है। 20th सेंचुरी में जो आर्ट की डेवलपमेंट होती है उसके फर्स्ट फेज़ को आप मॉडर्न आर्ट कह सकते हैं और फिर सेकंड फेज़ को पोस्ट मॉडर्निज्म कहा जा सकता है। पोस्ट मॉडर्निज्म की एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस भी है मॉडर्निज्म के साथ। मॉडर्निज्म में जिस तरह से ऑब्जेक्टिव रियलिटी और साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू को इंपॉर्टेंस दी जाती थी, पोस्ट मॉडर्निज्म में इसकी निगेशन है। पोस्ट मॉडर्निज्म ये कहता है कि जो भी रियलिटी के कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करते हैं या आर्ट में एक्सप्रेस करते हैं वो सोशल कंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनका कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी से ताल्लुक नहीं है। ऑब्जेक्टिव रियलिटी के कॉन्सेप्ट को भी सोशल कंस्ट्रक्शन समझा जाता है। इसी तरह से ट्रुथ की जो अंडरस्टैंडिंग मॉडर्निज्म में थी कि ट्रुथ को इंटरप्रेट किया जा सकता है और एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ बहरहाल एग्जिस्ट करता है और उसको डिफरेंट आर्टिस्ट या फिलोसफर्स डिफरेंट तरह से देखते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म में जो ऑब्जेक्टिव वैलिडिटी ऑफ ट्रुथ है उसकी निगेशन है और उसमें भी ट्रुथ को एक डेवलपिंग फैक्ट के तौर पे देखा जाता है, एक फिक्सिटी के तौर पे नहीं देखा जाता। तो जो भी आर्ट पोस्ट मॉडर्निज्म में वजूद में आता है उसमें ये एसेंशियल फीचर शामिल है कि उसमें आर्टिस्ट की सब्जेक्टिविटी की इम्पोर्टेंस है, उसमें किसी भी चीज़ को आर्ट कहा जा सकता है, उसमें कोई भी प्रोसेस इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें कोई भी टेक्निक इस्तेमाल की जा सकती है। जो एसेंशियल फीचर है वो ये है कि जो फिक्स पैरामीटर्स हमें 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में नज़र आते हैं, जो कि पिछली आर्ट मूवमेंट्स में भी हमने देखा कि किस तरह से
एक रैशनलिज्म और इमोशनलिज्म की डिबेट हमें नज़र आती है। 20th सेंचुरी में उसका कल्मिनेशन पॉइंट है और उसमें एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जो कि पोस्ट मॉडर्निज्म और मॉडर्निज्म की शक्ल में नज़र आता है, वही रिफ्लेक्शन हमें आर्ट में भी नज़र आता है। जो 1950s के बाद का आर्ट है उसमें कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिस्ट की सब्जेक्टिविटी इंपॉर्टेंट हो जाती है और जो मीन्स जिनसे आर्ट को एक्सप्रेस किया जाता है उनकी पोजीशन सेकेंडरी है और उसमें आर्टिस्ट के पास एक ग्रेटर फ्रीडम है कि वो जिस तरह चाहे वो अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन एक जो एसेंशियल क्राइटेरियन फिर भी मौजूद रहता है वो ये कि आर्ट को बहरहाल एक कम्युनिकेशन ज़रूर करनी चाहिए। जो हमने इनिशियली इस कोर्स में डेफिनेशंस में भी देखा कि आर्ट की जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वो ऑडियंस को, व्यूअर को कोई आइडिया कम्युनिकेट करता है।